देखें जरा, वी हैव टू स्टार्ट एटम। एटम के बारे में क्या लिखा गया है? Smallest constituent of matter that shows all its properties. Smallest constituent of matter which shows, which exhibit all properties of matter is known as atom. उसे फर्दर ब्रेक करा जा सकता है। देखें जरा प्लीज, चैप्टर 12 क्लास, चैप्टर का नाम एटम में एटम की डेफिनेशन हमने पढ़ी, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। लेट अस डिफाइन, एटम इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। Smallest constituent of matter which shows, which exhibit all properties of matter, all properties of matter। एटम को हम फर्दर ब्रेक करेंगे, एटम को हम फर्दर ब्रेक करेंगे तो इट ब्रेक्स इनटू प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। मीन्स प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ दीज। तो फर्दर ब्रेक हो सकता है। तो स्मॉलेस्ट क्यों? ब्रेक होने के बाद ये उस पार्टिकुलर मैटर की प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। प्रोटॉन सबके सेम होंगे, गोल्ड हो या कॉपर, लेकिन एटम सबके सेम नहीं है, सबके डिफरेंट है। डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है? फिर प्रोटॉन सबके सेम है, न्यूट्रॉन सबके सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सबके सेम है, तो फिर डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है? बिकॉज सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम। गोल्ड में ज्यादा है, कॉपर में कम है, तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या है वो डिफरेंस क्रिएट करता है प्रॉपर्टीज में। एंड बाकी सारी जो इफेक्ट हैं डिफरेंट मटेरियल्स के, जो डिफरेंस है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। होप यू गॉट अबाउट एन एटम। सो वो स्मॉलेस्ट जो मैटर की सारी प्रॉपर्टी शो करेगा। अब एटम से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं। छोटी क्लासों में हमने सुना है जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। इसमें क्या होता है जी? अब थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा, ज्यादा नहीं। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, व्हाट ही सेड, व्हाट ही अज्यूम्ड, एन एटम लुक्स लाइक अ वाटरमेलन। एटम लुक्स लाइक अ युवराज। कनाडा में नहीं होता, यहीं से भेजना पड़ता है। तो एटम को, वाटरमेलन को यहीं से भेज देंगे। ओके, वीजा वगैरह लग गया? हाँ सर। तो फाइनली पहुंच जाओगे, इलीगली एंटर करोगे? हाँ ठीक है। हमास की तरह एंट्री तो नहीं करोगे? देखो जरा, अनंतपाल भी जा रहा है। कौन जा रहा है? अच्छा, अनंतपाल भी जा रहा है, ठीक है। अनंतपाल अगर मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। देखें जरा प्लीज। तो जे थॉमसन ने कहा एन एटम लुक्स लाइक अ वाटरमेलन। ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस में छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जस्ट। एन एटम लुक्स लाइक अ वाटरमेलन और आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। यू नो पुडिंग, चॉकलेट, और वो खाते हैं ना कपकेक्स। स्टारबक्स की नहीं आती, नहीं आती भाई,
देखिए जरा, पुडिंग सबने खाया होगा, देखा हो, फेस्टिवल सीजन है तो घर में बनाना चाहिए, अच्छी बात है। बाहर थोड़ा सा आपको पता ही है कि क्वालिटी वाइज डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, तो बेटर खुद बनाए पुडिंग्स वगैरह। लुक्स लाइक अ वाटरमेलन इन विच सीड्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स। कहीं कहीं सीड्स है नहीं, इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेंगे। एंड रिमेनिंग क्लाउड जिसे हम कच्चा खा जाते हैं, वाटरमेलन को तो ऐसे कच्चा ही खाते हैं, जिसे हम खाते हैं, रिमेनिंग क्लाउड विल रिप्रेजेंट नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल ऐसे हैंग हो रखे हैं और उल्टा आंसर दे रहा पॉजिटिव चार्ज, बस थोड़ा सा मूवमेंट नहीं हो रही है, इतना शांत भी नहीं। रिमेनिंग क्लाउड विल रिप्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। बट इसकी बहुत सारे लिमिटेशंस थे, ड्रॉबैक्स थे, फेल हो गया। पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल आया रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। वो कैसे आया जी, देखिए जरा, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट, बहुत बार पढ़ लिया, इस बार सिलेबस से डिलीटेड है। एंट्रेंस में तो डिलीट हो गया, तो सीबीएसई में तो पक्का डिलीट हो गया है ना। तीसरा मॉडल है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, वहां से क्वेश्चन आना है, बट थोड़ा सा रदरफोर्ड मॉडल को भी डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। क्या है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, समझते हैं जरा। व्हाट रदरफोर्ड हैड टेकन, देखें जरा प्लीज। ही हैड टेकन अ लेड ब्लॉक, जिसमें उन्होंने कैविटी बना दी। लेड ब्लॉक है, लेड ही क्यों यूज करा डिस्कस करेंगे। इसमें एक रेडियो एक्टिव मटेरियल उन्होंने रखा। रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या करेगा, रेडिएशन अल्फा बीटा गामा एमिट करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को एमिट करता है, रेज को एमिट करता है। यहां उन्होंने यूज करा रेडियो एक्टिव मटेरियल बिस्मिथ। रेडियो एक्टिव मटेरियल ही हैड यूज्ड। यहां से क्या निकलेंगे, अल्फा बीटा गामा रेज। आगे उन्होंने एक लेड प्लेट रख दी है। लेड प्लेट यानी लेड की एक थिन शीट। एंड लेड प्लेट के अंदर उन्होंने क्या करा, यहाँ पे इसके एग्जैक्टली सामने एक वेरी फाइन होल कर दिया, विच इज नेम्ड लेड स्लिट। स्लिट मतलब एक छोटा सा होल कर दिया। क्यों करा ऐसा, सो दैट यहां से पार्टिकल्स इधर उधर भी जाएंगे, लाइक दिस। सिर्फ एक फाइन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आगे मिल जाए। एक होल यहां पे उन्होंने बनाया, स्लिट उन्होंने बनाया। इधर जो पार्टिकल्स आ रहे होंगे वही बाहर आगे जाएंगे, बाकी पार्टिकल्स को ये लेड प्लेट एब्जॉर्ब कर लेगी, आगे क्रॉस नहीं होने देगी। आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में लेड की पोजीशन, उसके बाद मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर रेडियो एक्टिव। सो लेड इज द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस। लेड अल्फा बीटा गामा को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है जी। इसलिए लेड यूज करते हैं, यहां भी लेड यूज करा। इधर उधर जो जाएंगे इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, सामने जो जाएंगी ये एब्जॉर्ब करेगा। एक फाइन होल के अंदर से जो निकलेंगे वही आगे जाएंगे। आगे उन्होंने क्या रखा, गोल्ड फॉयल। आगे उन्होंने यूज करा गोल्ड फॉयल। गोल्ड का सिंबल जी AU, एटॉमिक नंबर जी 79 and symbol is AU. Gold foil, very thin gold foil, like we are using aluminum foils in our houses for wrapping the lunch. यूज करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल्स लंच को रैप करने में, नहीं करने चाहिए। हाँ, बटर पेपर इज द न्यू वन यूजिंग in our houses
तो वो बेटर है, एल्यूमिनियम फॉयल यूज नहीं करने चाहिए, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। एल्यूमिनियम का अमाउंट हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो वो हमें बीमार कर देगा, तो बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। और गर्म खाना तो बिल्कुल भी उसमें पैक नहीं करना चाहिए। हाँ, फॉयल पेपर आता है ऑप्शन, वो यूज कर सकते हैं। गोल्ड फॉयल पे जैसे ही बम्बार्ड कराया, बम्बार्ड, व्हाट ही ऑब्जर्व, गोल्ड फॉयल को पहले प्रॉपरली चेक करा गया था कि उसके अंदर कोई होल नहीं है, एंड वेरी थिन इट इज। आगे क्या रखा जी, आगे रखा ZnS यानी जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड क्यों? क्योंकि ZnS कोटेड स्क्रीन पे कोई भी पार्टिकल जैसे ही हिट करेगा वहां एक ब्राइट स्पॉट बन जाएगा, दैट इज नेम्ड साइंटिलेशंस। जैसे पहले हम फोटो खींचते थे बचपन में, आपको ध्यान हो तो, आजकल तो टेक्नोलॉजी टोटली चेंज हो चुकी है, बट पहले रील डालते थे कैमरा में, फिर उसमें फोटो खींचने के बाद उस रील को हम वॉश कराने के लिए फोटोग्राफर के पास लेके जाते थे, वॉश करके उससे फिर पेपर पे प्रिंट करता था। तो जो नेगेटिव फिल्म होती थी, रील बोलते थे उसे, आजकल तो रील का मतलब है ना, तो वो जो फिल्म बनती थी, जैसे एक्सरे फिल्म होती है, जो ना एक्सरे या हमारा स्कैन होके जो फिल्म आती है, प्लास्टिक की एक सीट होती है, उस पे इमेजेस बनती हैं अलग ही। ऐसे ही स्क्रीन होता है, उस पे जहां भी कोई पार्टिकल हिट करेगा वहां स्पॉट बन जाएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, हमें दिखाई डायरेक्टली नहीं देते। तो व्हाट ही ऑब्जर्व कि यहां से डिफरेंट पॉइंट्स पर बहुत जगह पे ब्राइट स्पॉट बन गए, एक्सपेरिमेंट वाज स्टॉप्ड एंड ऑब्जर्वेशन इज अगेन व्हाट, गोल्ड फॉयल को फिर से चेक करा गया कि अल्फा पार्टिकल इसके अंदर से होल बना के तो नहीं निकल गए, बट कंक्लूजन इज कि गोल्ड फॉयल में अब भी कोई होल नहीं था। फिर अल्फा पार्टिकल उसके अंदर से निकले कैसे? अल्फा, भाई उसमें कोई होल नहीं है तो अल्फा पार्टिकल उसके अंदर से क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो कंक्लूजन्स वाज, यहां से फिर उन्होंने कंक्लूजन्स निकाले। फर्स्ट कंक्लूजन क्या था? मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, कि एटम जिससे बना है उसमें मोस्टली स्पेस खाली है, खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, वो कंक्लूजन लिखेंगे, बट उससे पहले ऑब्जर्वेशंस। व्हाट इज दिस? ये क्या है? बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स की बीम, उन्होंने ऐसा रेडियोएक्टिव मटेरियल लिया जिसमें अल्फा पार्टिकल ही ज्यादा निकलते हैं। नेक्स्ट, कितनी एनर्जी के अल्फा पार्टिकल निकलेंगे वो भी डिस्कस करेंगे आगे। इसके फिर ऑब्जर्वेशंस क्या निकले जी, दैट आर नेम्ड ऑब्जर्वेशंस। एक्सपेरिमेंट में क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्वेशंस को समझने के लिए व्हाट विल वी डू, let us make an atom like this. इस स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्ट पे लाइट रेड बीम ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइक हो रही है। इस छोटे से पार्ट को, पॉइंट साइज पार्ट को, लेस देन पॉइंट साइज पार्ट को हम समझने के लिए जूम आउट, जूम इन कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकली इतना ही साइज है, समझने के लिए इसको जूम इन करके बड़ा सा ड्रॉ करते हैं। इतना बड़ा ड्रॉ कर लिया हमने उस पॉइंट साइज को, जस्ट टू अंडरस्टैंड। और इस पे अल्फा पार्टिकल्स की बीम बम्बार्ड करा दीजिए ऐसे, लाइक दिस, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अब जो एटम का साइज है वो इसको हमने इतना बड़ा शो कर दिया, तो ये जो बीम है ये भी तो उतनी बड़ी हो गई होगी, लाइक दिस। इस तरह से हमने बीम को भी बड़ा सा शो कर लिया। एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गोज अनडिफ्लेक्टेड। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे ही निकल गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गोज अनडिफ्लेक्टेड।
undeflected. First observation is most of alpha particles crosses the foil, crosses undeflected, यानी डेविएट नहीं हुए. इसी से पता चला कि मोस्टली स्पेस खाली है एटम के अंदर. सेकेंड पॉइंट में व्हाट ही ऑब्जर्व, स्मॉल पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स. Small particles are deflected by small angles. Small number of alpha particles are deflected by small angles. That is, and very small number of alpha particles, very small number of alpha particles are deflected at large angles, which we can say more than 90 degree, or retraces their path. या वापस आ गया 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया. Very small number of alpha particles are deflected by large angles, that is more than 90 degree. More than 90 degree, or retraces their path, या फिर अपना पाथ रिट्रेस कर लिया, वापस आ गए. Retraces their path का मतलब deflected by what angle? 180 डिग्री. उल्टा चले गए, 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए. कुछ 90 डिग्री से ज्यादा पे और कुछ एग्जैक्ट 180 पे वापस आ गए. इन सब से कंक्लूजन्स क्या निकाले जी उन्होंने? कंक्लूजन्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर, first conclusion is that most of the space is empty. Most of the space in an atom is empty. This is. Second conclusion is कुछ पार्टिकल्स स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए एंड वेरी स्मॉल जो रिट्रेस देयर पाथ या डिफ्लेक्टेड बाय एंगल मोर देन 90 डिग्री. यहां से कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि न्यूक्लियस के सेंटर पे कुछ हैवी पार्ट है जो अपने अंदर से डिफ्लेक्ट नहीं होने दे रहा है, अपने अंदर से पार्टिकल को नहीं निकलने दे रहा है. यहां से अल्फा पार्टिकल निकल गए, बट कुछ है न्यूक्लियस के अंदर कहीं जो अपने अंदर से क्रॉस नहीं होने दे रहा है, यानी हार्ड मटेरियल है. दैट इज ही नेम्ड न्यूक्लियस. एन एटम हैज सेंट्रल हार्ड मटेरियल, सेंट्रल हार्ड कोर कंटेनिंग एंटायर पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज एटम में जितना भी है वो सारा यहीं पे है. एंड सेंट्रल मतलब सेंट्रल पार्ट है, सेंटर में है. 100% पॉजिटिव चार्ज इस छोटे से पार्ट में है. एंड मास कितना? एंड 99.98% मास ऑफ एटम. एटम का 99% मास भी इसी पार्ट के अंदर है, कॉल्ड और नेम्ड न्यूक्लियस. हाँ सर बोले. इस ऑब्जर्वेशन से मास कैसे पता चलेगा? हाँ, मास कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने कौन सा फॉर्मूला यूज करा था, अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई करा था, यहाँ इसमें ऐड कर दिया उन्होंने. चार्ज सारा यहीं पे है. उसका रीजन क्या है कि जो पार्टिकल्स इसके पास में दूर है वो सीधे निकल गए, जो इसके पास से निकल रहे हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ज्यादा पास आ रहे हैं ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. यानी कोई पॉजिटिव चार्ज है जो है उन अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर रहा है
यू नो अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल इज क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस कह सकते हैं 2He4 2 पॉजिटिव, यानी हीलियम एटम में से जो उसके 2 इलेक्ट्रॉन हो निकाल रहे, तो हीलियम न्यूक्लियस बचेगा, दैट इज नेम्ड अल्फा पार्टिकल्स, 2 प्रोटॉन्स। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव और रिपेल हो रहे हैं, इसका मतलब यहां भी पॉजिटिव है। इससे उन्होंने चार्ज को बताया, मास इतना है, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करा था। दैट आर द ऑब्जर्वेशंस एंड दैट आर द कंक्लूजन्स। में थर्ड पार्ट रदरफोर्ड ने बताया, लेकिन उस पॉइंट को वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उस पॉइंट पे रदरफोर्ड फेल हो गए। कैसे फेल हो गए समझते हैं जरा। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने कहा तो बट एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे अलोंग सर्कुलर पाथ। क्यों रिवॉल्व करेंगे नहीं एक्सप्लेन कर पाए। कहां रिवॉल्व करेंगे नहीं बता पाए। कैसे रिवॉल्व करेंगे, कि स्पीड क्या होगी, रेडियस क्या होगी, कहां होंगे, वो एक्सप्लेन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर पाए। और क्या हो गए, फेल हो गए, लिमिटेशन आ गई। सो देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इन ऑब्जर्वेशंस, इन कंक्लूजन्स को ही ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, कि एटॉमिक मॉडल यानी एटम उनके अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। ठीक है मानो, आज तो बैठ के ऐसे कभी गिर जाओगे। हाँ, फ्रेंड्स को बोलो कि पकड़ के रखे, ऐसे कर रहे हो। हाँ, रात को वेब सीरीज पी गए होंगे। हाँ नहीं, अरे फिर तो सो जाओ आराम से, कॉफी मंगा दो। सो नाइस सर। क्लास में आने की क्या जरूरत है, आज की वीडियो भेज देता मैं। अच्छा देखें जरा पीछे। इन कंक्लूजन्स को ही एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। उन्होंने बताया कि एटम ऐसा होगा, जैसे थॉमसन ने अलग बताया था, आर्यभट्टा ने अलग बताया था। द लेटेस्ट वन वी आर यूजिंग इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। उस पर चलने से पहले यहाँ एक दो पॉइंट जैसे आया कि मास कैसे बताया जी, सारा यहाँ इतना यहाँ है, तो उसके लिए उन्होंने एक दो पॉइंट यूज करे जिसपे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ नहीं किसी और चैप्टर में आ जाएगा। तो दैट ए क्वेश्चन है, इसे टॉपिक बना के पढ़ेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होता है देखें जरा। वी टॉक अबाउट दिस पार्टिकल जो सेंट्रल लाइन पे जा रहा है। इस लाइन पे जो पार्टिकल जा रहा है वो न्यूक्लियस के कितना क्लोज जाके वापस आया है। हो सकता है यहीं से मुड़ गया वापस, हो सकता है और आगे से वापस मुड़ा हो सकता है उसके सरफेस पे हिट करके बाउंस बैक करा हो। रदरफोर्ड ने कहा तो उसके सरफेस से वापस आ रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। तो वो न्यूक्लियस के कितना क्लोज जा पाया, न्यूक्लियस का सेंटर ये है और यहां से वापस मुड़ गया, तो इतना जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के क्लोज जा पाया। यदि ध्यान से देखें तो रदरफोर्ड ने क्या कहा, इतना सा जो डिस्टेंस आएगा ये क्या होगा, न्यूक्लियस का रेडियस आ जाएगा। ये न्यूक्लियस है, इसका सेंटर और यहां से मुड़ा ये डिस्टेंस होना चाहिए रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। गोल्ड एटम नहीं, गोल्ड न्यूक्लियस का रेडियस रदरफोर्ड ने कहा। कहाँ है? हाँ। वंश कह रहा आएगा, जो आ रहा है वो बोल रहा है सर, आने वाले। प्लीज 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 टॉपिक पे आते हैं।
सेंटर में कौन है प्लीज, सेंटर पे कौन है न्यूक्लियस। इसी लाइन पे एक अल्फा पार्टिकल इसी लाइन पे आ रहा है, तो रदरफोर्ड ने कहा कि अल्फा पार्टिकल उसके सरफेस पे हिट करेगा, बाउंस बैक करेगा, इवन उन्होंने कहा इलास्टिक कोलिजन होगा। इसको जरूरी नहीं सरफेस पे पहुंचा हो सकता है यहां से वापस मुड़ गया हो, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, रिपल्सन है, दैट्स जहां भी वो रुकेगा रिपल्सन की वजह से वापस मुड़ जाएगा। तो हमने ये कैलकुलेट करना है कि वो न्यूक्लियस के सेंटर के कितना क्लोज जा पाया, आर नॉट। फॉर दैट वी विल अप्लाई लोकोमी। लोकोमी क्या होगा जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन इक्वल टू दोनों का सम एट फाइनल पोजीशन। बहुत बढ़िया अंशुमन, आज तो आवाज आ रही है। काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन यानी जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर है तो ऐसे ही रखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वी हैव डिराइव्ड इन चैप्टर 2, दैट वाज के Q1 इज चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, Q2 चार्ज ऑन गोल्ड न्यूक्लियस, बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज इनफाइनाइट। व्हाई इनफाइनाइट, कुछ मीटर भी यहां इनफाइनाइट हो जाएगा एज कंपेयर टू साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज इज 10 की पावर -15 मीटर अप्रॉक्स। एटम का साइज 10 पावर -10, न्यूक्लियस का साइज 10 पावर -15 मीटर अप्रॉक्स। सो 10 पावर -15 के रेस्पेक्ट में 1 सेंटीमीटर भी इनफाइनाइट है, ठीक है जी। तो दैट्स व्हाई इनफाइनाइट होगा, कुछ दूर से उसे प्रोजेक्ट करा है। इक्वल्स टू जब यहां पहुंचेगा, एक बार रुकेगा तभी तो वापस चलेगा। सो यहां काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय R नॉट आ जाएगा जी। ये तो 0 हो गया, R नॉट को ऊपर ले काइनेटिक एनर्जी नीचे चला जाएगा, ये 0 है। R naught is equals to K. What is Q1? Charge on alpha particle 2 times of proton, यानी 2e, कितना 2e जी। And Q2 charge on proton, charge on nucleus not proton, again 2e 79e, यानी number of protons is atomic number into charge on one proton divided by R naught kinetic energy। R naught ही तो है kinetic energy। R naught kinetic energy में कैसे कन्वर्ट हो गया दिया, यहाँ तो R naught है, ये कह रहे kinetic energy लिखो यहाँ पे। हाँ जी जसनूर, R naught यहाँ आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है और काइनेटिक एनर्जी ठीक है दिया मैडम। अच्छा बताया नहीं बस, सो इंटेलिजेंट। हाँ काइनेटिक एनर्जी पता तो सभी होता है। ये क्या है यहाँ पे, कूलम्ब्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 1, फॉर्मूला 1/4πε0 एंड न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10 की पावर 9। दिस इज, ध्यान दे प्लीज। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन वी नो। इन द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट, ऑफ रदरफोर्ड, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में काइनेटिक एनर्जी he had used was 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपने ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने ये काइनेटिक एनर्जी यूज की थी अल्फा पार्टिकल की। इतनी काइनेटिक एनर्जी के अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने बम्बार्ड कराया था। अब इतनी काइनेटिक एनर्जी वो कैसे लेके आए होंगे अल्फा पार्टिकल की। वैसे तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ बताने की नीड नहीं है, बट एक टॉपिक चैप्टर 4 में था साइक्लोट्रॉन, जो
जो डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है, एंट्रेंस में पढ़ा है हमने, एंट्रेंस क्लास में, एक्सेलरेटर होते हैं जो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देते हैं बाय अप्लाइंग वोल्टेज। तो एक्सेलरेटर भी यहाँ पे बीच में लगाना पड़ा होगा। वेलोसिटी सेलेक्टर वाला पार्टिकल, वेलोसिटी सेलेक्टर हमने पढ़ा था। वेलोसिटी सेलेक्टर की हेल्प से उतनी ही वेलोसिटी एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल से आगे जाएंगे, उससे कम या ज्यादा इधर या इधर डेविएट हो जाएंगे। एक सर्टेन एनर्जी के पार्टिकल्स उन्होंने बम्बार्ड कराए थे, इंसिडेंट कराए थे, दैट इज। तो इसके अकॉर्डिंग जो रेडियस उन्होंने निकाली, इसको रदरफोर्ड ने कहा रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि मैंने गोल्ड न्यूक्लियस की रेडियस कैलकुलेट कर ली, डिस्कवर कर ली है। बट बाद में रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट्स, उनके साइंटिफिक असिस्टेंट जो उनके अंडर में रिसर्च कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे उन्हीं के अंडर में, सेम यूनिवर्सिटी में, तो रदरफोर्ड ने ही सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो रदरफोर्ड का था वही यूज कराया, पूरा गाइड उन्होंने करा, सब कुछ उन्होंने बताया, लेकिन एक्सपेरिमेंट उनके स्टूडेंट्स ने किया। दे आर नेम्ड गीगा मास्डन एक्सपेरिमेंट, गीगा मास्डन एक्सपेरिमेंट, दो नाम है ये, दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया। बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया जब सिलेबस में था, एक्सप्लेन, या फिर इन गीगर मास्डन एक्सपेरिमेंट काइनेटिक एनर्जी इज दिस, व्हाट इज द रेडियस। तो गीगर मास्डन एक्सपेरिमेंट अब आगे भी किसी एग्जाम में यूज हो जाए तो रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था वही एक्सपेरिमेंट इन्होंने रिपीट करा था। नहीं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज दिस, सेम एक्सपेरिमेंट है बट इन्होंने करा था उसको। और ये एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो कई साल तक लगातार चलते हैं। कई बार तो एक सेटअप हमने ऑन कर दिया तो हो सकता है 48 घंटे 72 घंटे तक लगातार वहां प्रेजेंट रहना पड़े, बहुत लंबे चलते हैं। यहाँ तो बोर्ड पे हमने 2-4 ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करे, एक लाइन खींची, ब्लॉक बनाया, नाम लिख दिया, ये हो गया जी। इतनी एनर्जी आई, इतनी एनर्जी आई, कैसे बहुत बड़े सेटअप लगाने पड़ते हैं। आर्यन इंस्टीट्यूट जितनी बिल्डिंग्स की, इससे कम से कम भी 10 गुना बड़ी बिल्डिंग्स के बड़े बड़े हॉल होते हैं, उनमें सेटअप लगाने पड़ते हैं, बहुत बड़े सेटअप होते हैं, बहुत लंबे कई के साल चलते हैं, तब जाके कंक्लूजन्स निकल के आते हैं। लकी सर, आप इतना फैल के बैठे, थोड़ा सा ऐसे हो जाओ। हाँ, वंश को एडजस्ट करा दो, लकी मान गया। ये कहाँ एडजस्ट करेगा? सर लेट कमर आज दे दो सर, एंट्री प्लीज। यहाँ खड़ा कर दो। हाँ भेज दो, आपकी बात तो मान लेगा। अरे भाई बुला लो, बुला लो। प्लीज सामने ध्यान, वो कर लेंगे मैंने। गीगर मास्डन एक्सपेरिमेंट में इन्होंने अलग क्या करा? आर यू लिसनिंग दिवांश? गर्दन टेढ़ी होगी शायद, देखें जरा प्लीज। गीगर मास्डन ने सिर्फ डिफरेंस कहां क्रिएट करा? दे हैड यूज्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रदरफोर्ड ने कितनी यूज करी थी? 5.5। गीगर मास्डन ने 7.7। बस इतना सा एनर्जी बढ़ाने में कई के साल लग जाते हैं जी। उसको कैलकुलेट करना, उतनी एनर्जी मिल रही है नहीं मिल रही है, बहुत बार एक्सपेरिमेंट रिपीट करने पड़ते हैं, तब जाके एक्यूरेसी आती है, और तब भी एरर्स बहुत ज्यादा रह जाते हैं। उन्होंने एनर्जी यूज करी 7.7। होप यू आर प्रेजेंट ऑन द बोर्ड। तो आर नॉट की वैल्यू 5.5 की जगह 7.7, यहाँ काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे तो आर नॉट विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज क्यों करेगा संविधान? डायरेक्ट इनवर्सली है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उन्होंने कहा रदरफोर्ड को, सर जी इसकी स्पीड बढ़ा देंगे तो गोल्ड न्यूक्लियस डर जाएगा, छोटा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा? नहीं, वो तो वही रहेगा। गोल्ड न्यूक्लियस का साइज तो सेम वही रहना चाहिए, वो हार्ड मटेरियल है, उसके अंदर से पार्टिकल निकल भी नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि सर जी
ये आपने जो कैलकुलेट करा है रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस नहीं है, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है कि अल्फा पार्टिकल कितना क्लोज उसके जा पाया है। हो सकता है यहां से मुड़ गया हो सकता है यहां से मुड़ गया हो। स्पीड और बढ़ा देंगे, यू कैन ट्राई, है ना। 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन आवर वर्ल्ड। किसकी है मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन किसकी है? आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। सच में ऐसे नहीं बोल रहा, यू कैन चेक, गूगल करने लगे। कौन स्विच ऑन? सर आप अपने आप कंज्यूम कर रहे हो। अच्छा जूम कर रहे हैं आप भी, तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। क्या हो रखा है, नींद ही नहीं खुली अभी तक? हाँ देखें जरा प्लीज दिवांश। तो कंक्लूजन क्या निकला? ये रदरफोर्ड ने जिसे रेडियस कहा था वो रेडियस नहीं क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर निकाल पाए हैं, डराइव कर पाए। होप यू गॉट। और इसी ऐसे ही उन्होंने फिर जो है डिस्टेंस का पता चला, मास भी कैलकुलेट कर लेंगे यहां से। एक छोटी सी टर्म दैट इज नेम्ड, सर ये 5.5 7.7 क्यों कर रहे हैं? 5.5 7.7 क्यों कर रहे हैं? 7.5 भी तो कर रहे हैं। 7.5 क्यों नहीं लिया उन्होंने? देखो जो इतने कॉम्प्लिकेटेड और बड़े एक्सपेरिमेंट होते हैं जो कई के दिन कई के महीने तक लगातार चलते हैं, तो उनमें प्रैक्टिकली जो उन्होंने इंसिडेंट कराया, गेन की एनर्जी सेटअप लगा के वेलोसिटी सेलेक्टर से, एक्सेलरेटर से, और जो मिला उसी को यूज कर लेते हैं। तो जो इजीएस्ट उन्हें मिला होगा वो ये होगा, कोई ऐसा रीजन नहीं है। अब ऐसे 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मोस्ट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द आर्यन, तो वो ऐसे ही उन्होंने कर रहे होते हैं, तो वहां जो इजीली मिल जाता है, अवेलेबल होते हैं डाटा, उसी को यूज करते हैं। वो टारगेट बना के पहले से नहीं चलते। देखें जरा, इम्पैक्ट पैरामीटर एक टर्म है, इम्पैक्ट पैरामीटर जस्ट एक फॉर्मूला है। क्या है इम्पैक्ट पैरामीटर? देखें जरा, जो अल्फा पार्टिकल सेंटर लाइन पे जा रहा है वो रिट्रेस करके वापस आएगा। कोई दूसरा अल्फा पार्टिकल इसके पास से ऐसे आ रहा है, ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, रिपेल करेंगे। जैसे जैसे पास आएगा इसके रिपल्सन की वजह से वो डेविएट हो जाएगा। ऐसे पास आने से ये क्या करेगा, डेविएट कर जाएगा। कितने एंगल पे डेविएट करेगा? ये एंगल इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, इस सेंटर लाइन से कितना दूर से ये पार्टिकल जा रहा है, ये डिस्टेंस इज नेम्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। हालांकि इम्पैक्ट पैरामीटर कोलिजन से रिलेटेड टर्म है, थोड़ा सा उसमें एंट्रेंस लेवल पे पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इम्पैक्ट पैरामीटर होता है, क्या होता है जी, कि यानी 1/4 पे एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर कॉट एंगल का हाफ अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला है, याद हो जाए तो ग्रेट, अदरवाइज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। ठीक है, एडिशनल टर्म्स है, थोड़ा मैंने बहुत शॉर्ट में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसन और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन करा, ज्यादा डीप में नहीं गए क्योंकि डिलीटेड फ्रॉम द नीट एंड जेईई मेन सिलेबस, बोर्ड से भी। हाँ, तो ऐसे में बट हमें पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड कहां फेल हो गई थी। ध्यान दें, जो एक्सपेरिमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, जो चैप्टर है हमारा, वो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। थर्ड पॉइंट पे रदरफोर्ड फेल हो गए। इलेक्ट्रॉन्स कहां, क्यों, कैसे, कितनी स्पीड, कितनी एनर्जी, कितनी रेडियस से रिवॉल्व करेंगे, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रदरफोर्ड की ही रिसर्च में स्टडी करके आप भी कर सकते हैं, अवेलेबल उनके थीसिस, एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा थीसिस अवेलेबल है, यू कैन, उसी रिसर्च से उन्होंने कंक्लूजन्स निकाले। और थर्ड पॉइंट पे जहां रदरफोर्ड फेल हो गए थे उसको उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया बोहर्स ने। उसके बाद उनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा, दैट वाज स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम।
उसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले डू कंप्लीट फास्ट ऑल द पॉइंट्स। बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे इसके बाद। सर हमको बोर्ड वाले को